गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं नई यूनिट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? जितना आपने 9th क्लास में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? इसमें न्यूटन ने क्या कहा, अगर मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज़ है, एक बॉडी ये जिसका मास है कितना m1, दूसरी बॉडी का मास m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। तो जिन भी बॉडीज़ के पास मास होगा उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दो बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस कितना है r, दो बॉडीज़ का मास कितने हैं m1 एंड m2। जो फोर्स लगेगा इनके बीच में वो दोनों के क्या होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इसको कह दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों कंबाइन करके लिखो, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या बनेगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आया g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जो g है इस g को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जो इस g की वैल्यू होगी वो जगह के साथ समय के साथ चेंज नहीं होगी। कैसी वैल्यू है, यूनिवर्सल वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इस g की जो वैल्यू आती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो आप यूनिट पता लगा सकते हो कैसे, यहाँ से g की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आएगी, f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर, मास किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ऊपर लेकर आओगे तो क्या बन जाएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जो ग्रेविटेशन की वैल्यू है ये समय के साथ चेंज नहीं होती, जगह के साथ चेंज नहीं होती। आपका एक टॉपिक आएगा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी का मतलब क्या है, छोटे वाला जो जी आएगा, स्मॉल जी, जिसे आप क्या कहते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू में हम चेंज पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mlt-2। डिस्टेंस की l, डिस्टेंस का स्क्वायर, l का स्क्वायर, m1 इंटू m2 तो मास इंटू मास, m इंटू m लिख दो। एक मास से एक मास कैंसिल, एक चला गया ऊपर, क्या आएगा m-1। बेस सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, 2 + 1 3, m-1 L3 t-2 इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है, अब आपने पढ़ा होगा कुछ थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा कि दो फोर्सेस आपस में अट्रैक्टिव टाइप के भी होते हैं और रिपल्सिव टाइप के भी होते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। बट याद रखना, हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। हमेशा कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, कभी भी रिपल्सिव नेचर के नहीं होते। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इट स्टेट्स दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them।
ठीक है, नोट करो इसको। तो न्यूटन क्या कहता है, ये कहता है कि जितनी भी बॉडी यूनिवर्स में होंगी वो एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगे। कितने फोर्स के साथ, इतने फोर्स के साथ। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। लिख लो, एवरी बॉडी इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद दिस फोर्स। एवरी बॉडी विच पोजेस मास, ऐसे लिखना, विच पोजेस मास attract each other with this force, with this force। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। एक प्रॉपर्टी तो अभी आपको बताई, क्या, इट इज ऑलवेज, वेरी गुड, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा, यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1/r²। जिस भी फोर्स के इस तरह से आ जाए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड, दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्सेस कैसे, आपने सुना होगा, जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अबाउट क्या करती है, रिवॉल्व। अर्थ के पास भी क्या है, मास, सन के पास भी क्या है, मास। दोनों बॉडीज़ के पास मास है, तो क्या कहता है न्यूटन कि अगर जिस भी बॉडी के पास है मास है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। जो अर्थ रिवॉल्व कर पाती है वो किसकी वजह से रिवॉल्व कर पाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स देखो कहाँ लग रहा है, लॉन्ग रेंज, कितनी दूर की रेंज आ गई। तो इस टाइप के फोर्सेस कैसे हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस। ठीक है, चौथा, दे आर सेंट्रल फोर्सेस, दे आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस मतलब, सेंट्रल फोर्सेस का क्या मतलब होता है, दे एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, दे एक्ट ऑन लाइन ज्वाइनिंग। देखो यहाँ देखो ध्यान से, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, m1, इसका मास है m2। ये बॉडी इसको इस तरीके से भी तो अट्रैक्ट कर सकती थी, इस तरीके से इधर, इसको इधर से भी तो अट्रैक्ट कर सकती थी, पर ना, कैसे अट्रैक्ट करेगी, लाइन ज्वाइनिंग पे, यहाँ लाइन ज्वाइनिंग पे अट्रैक्ट करेगी इधर, तो इधर फोर्स लगता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इनको, दे आर सेंट्रल फोर्सेस। इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, हाँ ये लॉन्ग रेंज होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, बट दे आर वीक इन नेचर, दे आर वीक इन नेचर। फर्स्ट यूनिट कराई थी, फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस कौन से होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, दे आर वीक इन नेचर। क्लियर है, ठीक है, आगे करते हैं, ग्रेविटी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट कर लिया, हेडिंग लगाओ ग्रेविटी। क्या होती है ग्रेविटी, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बॉडी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए बॉडी towards the center of earth, towards the center of earth is called gravity. Force of attraction of a body toward the center of earth is called gravity. Acceleration due to gravity, अब लिखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
इसको लिखते हैं स्मॉल जी से। अब हम रिलेशन निकालेंगे इस कैपिटल जी में, स्मॉल जी में और कैपिटल जी में। क्लियर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? द एक्सेलरेशन विद विच एनी बॉडी अट्रैक्ट्स विद द सेंटर ऑफ अर्थ। कितने एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी नीचे की तरफ आएगी। अच्छा ये देखो क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको जब ये करवाया था काइनेमेटिक्स, उसमें मैंने कहा था एक बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर दो, ड्रॉप करते तो इनिशियल वेलोसिटी 0, उसके ऊपर कोई और फोर्स लगा नहीं, सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, क्या? ग्रेविटी। तो जितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आते हो उस आप ए को क्या लेते थे? जी। क्यों लेते थे आप ए को जी? कि सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उस बॉडी का मास क्या है? एम। तो वो बॉडी कितने एक्सेलरेशन से अर्थ के सेंटर की तरफ आ रही है, उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ के सेंटर पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? अर्थ की सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी याद रखना, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है जी की। चाहे ऊपर जाओ चाहे अर्थ से नीचे की तरफ आओ, जी की वैल्यू हमेशा डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पे कितनी वैल्यू होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी हम डेरिवेशंस करेंगे, वहाँ देखना आप कि जी की वैल्यू डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है। ठीक है, उससे पहले टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच में रिलेशन। मान लीजिए एक अर्थ की सरफेस, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ का मास कितना? कैपिटल एम। एक ये बॉडी रखी है जिसका मास क्या है? एम। इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? अर्थ की रेडियस कैपिटल आर। अब न्यूटन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट एवरीबडी इन अ यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना लगता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो जी का तो जी, यहाँ m1 कितना है? कैपिटल एम, m2 कितना है? स्मॉल एम, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज एम? मास ऑफ अर्थ। एंड स्मॉल एम इज द मास ऑफ एनी बॉडी। अब आपको पता है इस बॉडी का क्या लगेगा? ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेट लगेगा। वेट किसके इक्वल आएगा? एम जी के। एम इज द मास ऑफ ए बॉडी। यही तो होगा कि अगर आप इस बॉडी को ड्रॉप करोगे तो कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगी? जी एक्सेलरेशन से। और जी क्या है आपकी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ से है ये फॉर्मूला? F इज इक्वल्स टू एम में पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड लॉ। F इज इक्वल्स टू एम ए, और अभी मैंने बताया A इक्वल्स टू जी। आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर दो तो A किसके इक्वल आ जाएगा? G के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंपेयर करो। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इक्वल। तो क्या कर दो? जी एम एम बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल। जी की वैल्यू कितनी आई? जी एम बाय आर स्क्वायर। इस रिलेशन को ध्यान से देखो, ये जी किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, अर्थ के मास पे, अर्थ के रेडियस पे। क्या ये इस बॉडी के मास पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये इस बॉडी की शेप पे डिपेंड कर रहा है? क्या इस बॉडी की साइज़ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। यानी कि जो जी होता है, जी डिपेंड्स अपॉन आर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ अर्थ। और यू कैन से इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन, इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन शेप एंड साइज और मास ऑफ ए बॉडी। ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि बॉडी का शेप और साइज़ क्या है। चाहे मैं चौक को ऊपर से गिराऊं, चाहे मैं डस्टर को ऊपर से गिराऊं, दोनों के मास में फ़र्क है, दोनों की शेप में फ़र्क है, दोनों के साइज़ में फ़र्क है। दोनों के ऊपर जो जी की वैल्यू लगेगी वो क्या लगेगी? सेम। कितनी लगेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको नीचे से ऊपर से गिराऊंगी, चाहे इसको ऊपर से गिराऊंगी, तो दोनों कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाएंगे अर्थ के सेंटर की तरफ? जी के साथ।
और कितनी वैल्यू के साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की सबसे पहले अर्थ का मास निकालना है। अभी हमने एक रिलेशन निकाला था G इज इक्वल्स टू Gm/r²। ठीक है, यहाँ से m की वैल्यू निकालो, क्या आएगी Gr²/g। अर्थ का जो रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। किलोमीटर में है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, तो 6400 इंटू 1000 क्या हो गया 64 इंटू 10 की पावर 5। ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ठीक है, अच्छा अब किसकी वैल्यू चाहिए आपको, कैपिटल G की। G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। g की वैल्यू 9.8, r की वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 एंड कैपिटल G की 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आफ्टर सॉल्विंग दीज वैल्यूज़ आपको मिलेगा m की वैल्यू 6.018 इंटू 10⁻24। मास की ऐसा यूनिट kg, मास किस में आएगा किलोग्राम। ठीक है, नहीं तो यहीं से करके देख सकते हो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी इसकी यूनिट, इसकी कितनी आएगी मीटर, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर से तो मीटर स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब न्यूटन की यूनिट रखो, न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट करोगे सिर्फ क्या बचेगा kg। इस तरह से निकाल लो, आप निकाल सकते हो, यूनिट से यूनिट भी कैंसिल करके यूनिट प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका अर्थ का क्या आ गया मास, मास ऑफ अर्थ me। अब निकालनी है डेंसिटी। बच्चे डेंसिटी का सिंबल होता है रो, रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास m हमने भी पता भी है, निकाला भी है। वॉल्यूम, अर्थ कैसी है स्फेरिकल शेप की, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब कितना आ गया 3m/4 पाई r क्यूब। 3 का 3, मास ऑफ अर्थ कितना है 6.018 इंटू 10⁻24। बेटा ये 10 की पावर 24 दिखने में तो बहुत छोटा है ना, एक बार 1 लगा के और उसके बाद 24 जीरो लगा के देखो, तब एनालाइज कर पाओगे कितना ज़्यादा होता है अर्थ का मास। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 का होल क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो डेंसिटी की वैल्यू आएगी 5.5 इंटू 10⁻3। डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, क्या आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट करो। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g। g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें स्मॉल g की वैल्यू में डिफरेंस निकालना है भाई, वो जगह के साथ कैसे, एल्टीट्यूड्स हाइट के साथ इस g की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है। ठीक है, मान लीजिए आपकी अर्थ की सरफेस, ठीक है, यहाँ पर अर्थ की सरफेस पे ये अर्थ का सेंटर O, अर्थ का मास m, अर्थ का रेडियस r। तो अर्थ की सरफेस पे g कितनी लगती है Gm/r²। मान लो मैं अर्थ की सरफेस से यहाँ चली गई, सपोज दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। ये पॉइंट अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो इस B पॉइंट पे इस g की वैल्यू क्या आएगी, g का तो g, m का m। अब ये डिस्टेंस r है ना, ये r कितना हो गया r प्लस h का होल स्क्वायर, इसको नाम दे दो g डैश। ठीक है, ये g वैल्यू कहाँ है ऑन द सरफेस एंड g डैश वैल्यू क्या है एट पॉइंट B। डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाय फर्स्ट, तो g डैश बाय g इज इक्वल्स टू Gm/r
आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम बाय आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय जी एम से जी एम कैंसिल। क्या आ गया? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से देखो अब जी डैश बाय जी की वैल्यू आ गई आपके पास आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकती हूँ? अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगी तो क्या आएगा? 1। यहाँ से तो आर कॉमन निकाल दिया और आर आपने आर कॉमन निकाला तो आर का तो स्क्वायर था ना, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। क्या आया? जी डैश बाय जी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। पावर कैसी है? पॉजिटिव। ऊपर जाएगी नेगेटिव। जी डैश बाय जी इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। क्लियर? नोट करो इसको। अब यहाँ से रिलेशन आया जी डैश बाय जी इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाय आर के होल पावर -2। एच इसमें क्या है? वेरी वेरी लेस देन आर। जब हाइट बहुत ज़्यादा कम है और पावर कैसी है आपकी? -2। अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की एक पूरी थ्योरम होती है, ठीक है? हमें ज़्यादा हायर पावर कंसिडर नहीं करनी। जो ये पावर होगी ना -2, ये यहाँ आ जाएगी बीच में। कहाँ आ जाएगी? जी डैश बाय जी इक्वल्स टू 1 प्लस -2 एच बाय आर। ठीक है? तो जी डैश कितना आया? जी 1 - 2h बाय आर। इसे खोल कर देखो, ब्रैकेट ओपन करके, g - 2h r बाय जी। इस रिलेशन को ध्यान से पढ़ो। पहले अर्थ की सरफेस पे वैल्यू सिर्फ कितनी थी? g। जैसे जैसे हाइट पे आप जा रहे हो तो इस पे वैल्यू कितनी आनी है? g डैश वैल्यू g में से कुछ कम हो रही है। इसका मतलब हाइट के साथ आपकी g की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीजेस। क्लियर? अब इस इक्वेशन को नाम दे रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको नाम दे रही हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4। ये क्यों नाम दिया भाई मैंने इस इक्वेशन को? सपोज मैं ये कह दूँ कि मैं जितना अर्थ का रेडियस है r, इतनी हाइट ऊपर और चली जाऊँ। कितना है रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। मैं अर्थ की सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊपर चली जाऊँ, यानी कि h इज़ कंपेरेबल टू r। क्या कहा मैंने? h इज कंपेरेबल टू r। अगर ये केस होगा तो आपको इक्वेशन नंबर कौन सी अप्लाई करनी है? 3, ना कि इक्वेशन नंबर 4। याद रखना ये चीज़। अप्लाई इक्वेशन नंबर 3। क्या थी इक्वेशन नंबर 3? g डैश बाय g इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर इज आर स्क्वायर, ये आर का आर। एच कितना ऊपर चले गए? कंपेरेबल टू आर, यानी एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर आर प्लस आर, 2r का होल स्क्वायर, 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। जी डैश बाई जी कितना आया? 1/4, यानी कि जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? g/4। यानी कि जब आप अर्थ की रेडियस जितना ही आप ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 की 1/4 हो जाएगी। ठीक है? अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते तो सपोज आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, सपोज कर देते तो यहाँ से कितना आता? 1 - 2 r/r, r से r कैंसिल। क्या आता? 1 - 2, 1 - 2 -1। जी डैश की वैल्यू कितनी आती? -g उधर चला जाता, गलत आता। आपको ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 3 जब आपका जो हाइट है, आपने जो हाइट अचीव की है वो हाइट अर्थ की रेडियस के साथ क्या हो? कंपेरेबल। अगर आपकी h बहुत छोटी है, h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तब आप अप्लाई क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? ओके, नोट करो पहले इसको।
अब उसके बाद हम करते हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी एंड परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी। हमने 4 इक्वेशन बनाई, ठीक है। जो हमारी 4th इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, जी डैश बाय जी 1 माइनस 2h बाय आर, यही थी। इसी को मैंने ओपन किया था, जी डैश जी 1 माइनस 2h बाय आर, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस 2h जी बाय आर। ये बताओ जी डैश वैल्यू कहाँ है, बी पॉइंट पे, और जी वैल्यू कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी डैश वैल्यू ऑब्वियसली जी से क्या आएगी, कम। मुझे निकालना है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। बताओ जी की वैल्यू में कितना डिक्रीज हुआ, जी डैश माइनस जी। यहाँ की ग्रेविटी की वैल्यू को यहाँ की ग्रेविटी में माइनस कर दो, इतना चेंज आया। तो जी डैश माइनस जी कितना आ जाएगा, 2h जी बाय आर। ये तो नहीं कहोगे मैम यहाँ माइनस साइन लगा दो, क्यों, क्योंकि भाई जी डैश पे वैल्यू खुद क्या है, कम, जी पे क्या है, ज़्यादा। कम में से ज़्यादा को माइनस करोगे ऑब्वियसली क्वांटिटी कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। बट मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ। भाई इतना वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे कितनी वैल्यू है आपकी, जी, यहाँ कितनी है, जी डैश। यहाँ से यहाँ तक जाने में इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। अब निकालो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। फ्रैक्शनल डिक्रीज का क्या मतलब होता है, जी डैश माइनस जी अपॉन जी। जी डैश माइनस जी की वैल्यू कितनी है, 2h जी बाय आर अपॉन जी, जी से जी कैंसिल, कितना आ गया, 2h बाय आर, ठीक है। अब निकालो परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। क्या आ जाएगा, जी डैश माइनस जी बाय जी इंटू 100। परसेंटेज निकालना है, फ्रैक्शनल चेंज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से, और फ्रैक्शनल कितना है, 2h बाय आर, 2h बाय आर इंटू 100। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके, ठीक है। ये अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं, पहले यहाँ तक नोट करो। हाउ मच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस बाय 36% ऑफ इट वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर आपको यानी कि h की वैल्यू निकालनी है, कितने ऊपर h की वैल्यू निकालनी कि ग्रेविटी कितनी रिड्यूस हो जाए, 36%। यानी कि अर्थ की सरफेस पे मान लो कितनी है, g, यानी कि 100 माइनस 36 कितनी बचेगी, 64%। यानी कि जो जी की वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू हाइट पे जाके क्या आती है, जी डैश, अर्थ की सरफेस पे कितनी होती है, जी, तो जी डैश कितनी बची आपकी, 64, 36% बीच में कम हो गई, ठीक है। तो 64% बची, यानी कि 64/100 ऑफ जी, जी का 64% बची, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश बाय जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी डैश की वैल्यू कितनी है, 64/100 जी इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल, क्या आया, 64/100 इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो। 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, और 100 10 का। 8/10 इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 इंटू आर प्लस एच इक्वल्स टू 10r, 8r प्लस 8h इक्वल्स टू 10r, प्लस 8 उधर जाके -8, 10 - 8 2, तो 8h इज इक्वल्स टू 2r। 2 एकम 2, 2 चौके 8, h की वैल्यू कितनी आ गई, r/4, यानी कि r/4 अर्थ की रेडियस का चौथा हिस्सा। जब आप ऊपर जाओगे तो 36% ग्रेविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और कितने परसेंट बचेगी, 64%। क्लियर है, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको।